हाय एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले हम मोमेंटम एंड क्रिस्टल मोमेंटम के बारे में देखेंगे और वी कैन से क्रिस्टल मोमेंटम एंड रियल मोमेंटम। ओके, ये है आपका क्रिस्टल संवेग, वास्तविक संवेग। ओके, तो सबसे पहले अपन क्रिस्टल मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। ये वाला सबसे पहले समझ रहे हैं। तो हमने देखा कि क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। तो ये देखा गया था कि जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसके पास एच क्रॉस के मैग्नीट्यूड का मोमेंटम है। मतलब उसका मोमेंटम जो है वो एच क्रॉस के होता है, ये ऐसे बिहेव करता है। तो इसके हमारे पास तीन रीजन है कि हमने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास एच क्रॉस के मोमेंटम होता है। तो इसके जो रीजन है, तीन रीजन है हमारे पास। फर्स्ट रीजन इसका ऐसा है कि जो ब्लॉक वेव फंक्शन था, ब्लॉक वेव फंक्शन हमने ब्लॉक थ्योरम के अंदर देखा था। तो ब्लॉक वेव फंक्शन हमने देखा था कि कितना था, यू के आर ई रेज टू पावर आई के डॉट आर। तो हमारे पास किसी भी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होता है वो ऐसा दिखता है। तो इसके अंदर आपके पास एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म आता है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, आपके पास प्लेन वेव होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एक प्लेन वेव होता है। और इस प्लेन वेव के अंदर हमारे पास पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली, जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं ऐसे ही प्लेन वेव से, तो वो जो प्लेन वेव है यहाँ पर ये जो टर्म होता है के, तो ये के उसका वेव वेक्टर होता है। और जब भी आपके पास वेव फंक्शन इस टाइप का दिखे, ई रेस टू पावर आई के डॉट आर टाइप का वेव प्लेन वेव आपको दिखे, तो हमेशा समझना कि उसका जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम आपके पास, क्योंकि के क्या होता है आपके पास, के होता है 2π/λ। तो इस 2π/λ वेव वेक्टर के करस्पॉन्डिंग अगर हम मोमेंटम निकालते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगा के, पी हमारे पास कितना होता है यहाँ पे h/λ होता है, राइट। तो यहाँ पर ये तभी फॉर्मूला आएगा k इज इक्वल टू 2π/λ जब आप p की वैल्यू क्या रखेंगे, h क्रॉस k रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर h क्रॉस को हम क्या लिख सकते हैं, h/2π, और k की वैल्यू क्या है आपके पास 2π/λ। तो कितना आ रहा है, h/λ आ रहा है, और किसकी वैल्यू आ रही है, p की वैल्यू आ रही है, जो कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। तो ये जो वेव फंक्शन है उसके अंदर ये एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट का आना, ये रिप्रेजेंट करता है कि उस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो कितना है, एच क्रॉस की है। सेकेंड रीजन हमारे पास ये है कि जब भी कोई ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, तो जब भी इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि जब भी किसी सिस्टम पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, और जो वर्क कर रहे हैं वो उस सिस्टम की एनर्जी के रूप में उसके पास जा रहा है, तो उसके पास एनर्जी आ रही है। तो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, एनर्जी। और इस एनर्जी अब्सॉर्प्शन का जो रेट होता है dE/dt, वो क्या होता है हमारे पास F/v। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो यहाँ से वेरीफाई कर लो। ये E क्या है, एनर्जी है। एनर्जी और वर्क जो होता है दोनों की डायमेंशन सेम ही होती है। सो एनर्जी का फॉर्मूला सपोज हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, वर्क डन के रूप में लिख देते हैं। सो वर्क डन कितना होता है हमारे पास, F/dr होता है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सपोज आपने कांस्टेंट फॉर्म अप्लाई किया है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, F, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dr/dt। dr/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये कितना मिल जाता है आपको, Fv। तो इस तरह से हम dE/dt को क्या लिख सकते हैं, F/v लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। ओके, अब आप देखो, अब हम क्या लिखते हैं, अब हम इस Fv को करते हैं dE/dt, और हम क्या करते हैं, dk से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसे वेरिएबल चेंज करना भी कहते हैं। देखो dk से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे होगा क्या, वेरिएबल चेंज हो गया। मतलब एनर्जी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो पहले एनर्जी का k के रिस्पेक्ट में कर देंगे और बाद में k का t के रिस्पेक्ट में कर देंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखी थी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास था 1/h क्रॉस dE/dk। तो यहाँ से dE/dk की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, dE/dk की वैल्यू आ रही है आपके पास h क्रॉस v। ओके, और ये h क्रॉस v जो है, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखो, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इस टर्म की जगह मैं लिख रही हूँ h क्रॉस v, और साथ में कितना आपके पास dk/dt आ रहा है। अब देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड से v कैंसिल आउट हो जाता है, और ये h क्रॉस कांस्टेंट है, तो h क्रॉस को हम अंदर भी भेज सकते हैं। तो d/dt आ गया, और हमारे पास कितना आ जाएगा, h क्रॉस के आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, f, और राइट हैंड साइड में आपके पास ये वाला टर्म है। तो देखो, इसको क्या लिखते हैं, f इज इक्वल्स टू d/dt h क्रॉस के। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, f इज इक्वल्स टू
dp अपॉन dt, तो दोनों को अगर कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, d बाई dt भी सेम है। इसका मतलब ये जो मोमेंटम है p, इसकी जगह हमें क्या लेना है, h क्रॉस के। तो p इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास, h क्रॉस के। ओके, सो ये सेकंड रीजन था कि जो हमने देखा जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम हमें कितना मिल गया, h क्रॉस के मिल गया। और इसका थर्ड रीजन जो है, वो थर्ड रीजन ये है कि जब ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी लेटिस आयन के साथ, लेटिस आयन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद क्रिस्टल के अंदर जो एटम थे उनमें से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो अब वो क्या बन गए, आयन बन गए। तो अब वो जो आयन बना हुआ है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब इनके बीच में टक्कर होती है, कोलिजन होती है, तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट से कि जो इलेक्ट्रॉन लेटिस आयन को जो इस टक्कर की वजह से जो मोमेंटम मिलता है, संवेग मिलता है, वो कितना मिला था, h क्रॉस के। जिससे हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की टक्कर से इसको ये मोमेंटम मिला है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कितना मोमेंटम था, h क्रॉस के। तो ये जो तीन रीजन है, ये तीन रीजन से ये कहा जा सकता है कि जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन होता है, उस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के पास, उस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो हम कितना मान सकते हैं, h क्रॉस के बराबर मान सकते हैं। ये तो था आपके पास क्रिस्टल मोमेंटम। अब हम देखते हैं रियल मोमेंटम, वास्तविक संवेग। सो रियल मोमेंटम के अंदर हम क्या करेंगे, ओके, रियल मोमेंटम का हम क्वांटम मैकेनिक्स से निकालते हैं। सो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपने देखा होगा कि अगर आपको मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होता है वो कितना होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, ये आपके पास मोमेंटम का ऑपरेटर होता है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेव फंक्शन अगर हमारे पास है तो साई स्टार पी ऑपरेटर साई और यहाँ पे आ जाता है dx। इस तरह से हम मोमेंटम की वैल्यू निकालते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। अब हमारे पास यहाँ पे हमारा साई स्टार कितना हो जाएगा, क्योंकि साई आपका क्या था, हम ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो u e रेस टू पावर आई के एक्स। देखो हम x में मतलब एक डायमेंशन में ही डील कर रहे हैं, 3D में करना है तो हम x की जगह r ले लेंगे। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। u आपका पीरियोडिक फंक्शन है, साई आपका वेव फंक्शन है, और प्लेन वेव हम लेते ही हैं, समझ लिया था हमने। सो साई स्टार कितना हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो u की जगह कितना आ जाएगा, u स्टार आ जाएगा। और ध्यान रहे, जब आप किसी टर्म का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हो तो जहां जहां पर आपके पास आयोटा है वहां वहां पर हम माइनस आयोटा लगा देते हैं। तो e रेस टू पावर कितना आ जाएगा, माइनस आई के एक्स। तो साई स्टार कितना हो जाएगा, u स्टार e रेस टू पावर माइनस आई के एक्स माइनस आई एच डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा u e की पावर आई के एक्स डी एक्स। ओके, अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को तो अभी रहने देते हैं, माइनस आई के एक्स, और माइनस आई एच क्रॉस को भी रहने दो। और देखो ये वाला पार्ट जो है वो इस पे अप्लाई करो, तो दो फंक्शन दिख रहे होंगे आपको, एक तो u है और एक आपके पास दूसरा फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल वाला है। तो दोनों का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दो, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का। तो सबसे पहले सपोज अपन एक्सपोनेंशियल वाले का कर देते हैं, तो एक्सपोनेंशियल वाले का कितना मिलेगा अपन को, एक्सपोनेंशियल वाले का मिलेगा आई के ई रेस टू पावर आई के एक्स। ओके, और उस टाइम पे u कांस्टेंट है तो u को एज इट इज छोड़ दो, प्लस सेकंड टाइम पे एक्सपोनेंशियल वाले को एज इट इज छोड़ दो, e की पावर आई के एक्स, और u का कर दो, u का कितना हो जाएगा, du बाई डी एक्स। ओके, साथ में आपके पास यहाँ पे dx लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, u स्टार e रेस टू पावर माइनस आई के एक्स, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आयोटा आयोटा कितना हो जाता है, -1 हो जाता है, और एक माइनस ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा h क्रॉस के और e रेस टू पावर आई के एक्स, और साथ में u भी है आपके पास, और ये फिर ये वाला पार्ट अंदर इस सेकंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा माइनस आयोटा h क्रॉस, और ये आपके पास आ जा रहा है du बाई डी एक्स को पहले लिख लो, और e रेस टू पावर आयोटा के एक्स को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx आ चुका है हमारे पास। अब हम ये वाले पार्ट को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन के दो अलग अलग पार्ट कर लेते हैं। तो जब पहले दो मल्टीप्लाई होंगे तो देखो h क्रॉस के आ रहा है, उसको बाहर ले लो, h क्रॉस के बाहर आएगा, और आपके पास u स्टार u से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, u स्टार u से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में dx है आपके पास, ये dx भी लगा दो, और ये e की पावर माइनस आयोटा है और यहाँ पे प्लस आयोटा है, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा होके 1 हो जाएगा। सो ये वाले फर्स्ट टर्म में हमें इतना ही मिलेगा। देन यहाँ पे ये जो माइनस है इसे मैं यहाँ पे प्लस ले रही हूँ क्योंकि मैं माइनस साइन को अंदर ले लूंगी। इंटीग्रेशन सबसे पहले आपके पास क्या है, देखो u स्टार है तो u स्टार लगा दिया। अब मैं इस माइनस आई एच क्रॉस को लेके चल रही हूँ ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, बाद में भी ले सकते हैं, माइनस आई एच क्रॉस, और यहाँ पे आपके पास कितना है, देखो डेल बाय डेल एक्स है,
ये डेल बाय डेल एक्स हो गया, डी बाय डी को हम ले रहे हैं डेल बाय डेल एक्स, और साथ में अब आपके पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पर यू है, तो सिर्फ यू है तो मैंने ये यू लिख दिया। और ये जो ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स है और यहाँ का ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स है, इसमें प्लस आयोटा इसमें माइनस आयोटा, तो अगेन ये आपको 1 दे देंगे और साथ में आ जाएगा आपके पास डी एक्स। ओके, अब ये आप देखिए यू आपके पास क्या है, नॉर्मलाइज होता है। ये फंक्शन हमारे पास कैसा होता है, नॉर्मलाइज होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में आपने देखा होगा कि अगर कोई फंक्शन नॉर्मलाइज होता है तो उसका स्टार और ये dx आपके पास वैल्यू 1 आती है, तो ये 1 हो जाएगा। तो h क्रॉस के प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है और फिर जो ऑपरेटर आ रहा है वो किसका है, मोमेंटम का है, और फिर से आपके पास दोबारा कोई फंक्शन आ रहा है, तो एक फंक्शन है फिर मोमेंटम है फिर फंक्शन है। तो क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर आपको मोमेंटम का मिल रहा है, इसका मतलब जब इस पूरे पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मोमेंटम की ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन उस मोमेंटम की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें पता नहीं है, तो हम p से रिप्रेजेंट कर देते हैं, साथ में हम नीचे u लगा देते हैं, लेकिन है ये एक मोमेंटम। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास चल रहा था ये देखो p। ओके, सो p की वैल्यू आपके पास ये रियल मोमेंटम है, सो p की वैल्यू एक्चुअल में आपके पास कितनी आई है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का ऊपर देखा था क्रिस्टल में तो h क्रॉस के आ रहा था, लेकिन अभी रियल में देखा तो h क्रॉस के साथ एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है, क्रिस्टल मोमेंटम है। और ये जो मोमेंटम आता है ध्यान रखना, वो मोमेंटम आपके पास आता है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लेटिस आयन। ओके, ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है और जो जालक आयन है, लेटिस आयन है, उन दोनों के बीच में आपस में जो इंटरेक्शन होता है, ओके, क्योंकि अट्रैक्शन तो है ही, ये आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव आयन होंगे इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन आएगा। ओके, और फोर्स लगेगा तो मोमेंटम आएगा, और आपके पास उसी मोमेंटम को हमने पी यू नाम दिया है। तो जो वास्तविक संवेग होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक तो क्रिस्टल संवेग होता है और एक इलेक्ट्रॉन और जालक आयनों के आपस में इंटरेक्शन की वजह से आता है। सो ये हमारे पास था क्रिस्टल मोमेंटम एंड रियल मोमेंटम। थैंक यू सो मच एवरीवन।